My name is Shivam Singh. I welcome you all on my channel UPSC Feed. आज न्यूज़पेपर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो भी पब्लिश हुए हैं उस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लेसेस इन न्यूज विच वी हैव रिसेंटली इन सीन द इंक्रीजिंग वेटेज इन द यूपीएससी पेपर प्रीलिम्स पेपर। तो उसमें जो पहला जो टर्म्स है, पहला जो न्यूज में था टर्म्स, वो है पोक्रोवस्क विलेज, है ना। ये पोक्रोवस्क विलेज जो है रशिया ने कैप्चर किया है यूक्रेन से। ये ईस्ट यूक्रेन विलेज में है और ये माइनिंग टाउन है। इसकी हम लोकेशन देखते हैं यूक्रेन पे, तो ये ईस्टर्न यूक्रेन के साइड्स में है। ये पोक्रोवस्क विलेज जो है, ये आप याद रखिएगा कि पोक्रोवस्क विलेज जो है ये खार्किव के जस्ट नीचे है ना। तो खार्किव के साउथ साइड में है ये पोक्रोवस्क विलेज, है ना। ये डोनेट्स्क के जस्ट जो है थोड़ा सा नॉर्थ में है और खार्किव के जो है साउथ में ये पड़ेगा, है ना। ईस्टर्न जो है यूक्रेनियन साइड में ये जो है पोक्रोवस्क विलेज होगा। तो ये हमारा जो है पहला टॉपिक था प्लेसेस इन न्यूज कैटेगरी। तो इसको आप लोग जो है अपने मैपिंग वाले सेक्शन में नोट कर लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिएगा, हो सकता है ये पूछा जाएगा। सेकंड हम आते हैं न्यूज पे, वो है यूनिफिल। यूनिफिल का मतलब होता है यूएन इंटरिम फोर्सेस इन लेबनन, ठीक है ना। ये एक पीस कीपिंग फोर्स था लेबनन में जो कि सेटअप किया गया था यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने मार्च 1978 में, जब इजराइल ने पहला इन्वेजन किया था लेबनन के ऊपर। इसको लेबनन कॉन्फ्लिक्ट के नाम से ही जाने जाते हैं। एक बार हम लेबनन की लोकेशन देख लेते हैं। ये लेबनन की लोकेशन है यहाँ पे, फिर ये है सीरिया, ये है जॉर्डन, ये है इजराइल, ये जो थोड़ा सा है जहाँ पे भी ये इन्वेजन चल रहा है इजराइल का, गजा, और इसके बाद वेस्ट बैंक, और ये जो है जेरूसलम जो कि होली साइड जो है कंसिडर करी जाती है, और ये है सऊदी अरेबिया। तो आप देख लीजिएगा इजराइल के जो है नॉर्थ में लेबनन है, उसके बाद जो है इजराइल लेबनन के साउथ साइड में है। आते हैं फिर पीस कीपिंग फोर्स के बारे में। तो यूनिफिल के बारे में हमने पढ़ा कि 1978 में इस्टेब्लिश हुई थी। कब? जब इजराइल ने अपना पहला इन्वेजन किया था लेबनन के ऊपर, और इसको जो है कॉन्फ्लिक्ट को लेबनन कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जान जाते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है इनका वही ऑब्जेक्टिव है कि जो इजरायली फोर्स है उसको जो है विथड्रॉ कराना है लेबनन से, और जो है उस पर्टिकुलर एरिया में जो है पीस को वापस से स्थापित करना है, यानी रीस्टोर करनी है। उसके बाद जो है लार्जेस्ट नंबर, हम एक बार डेटा देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने यूएन इंटरिम फोर्सेस इन लेबनन में सबसे ज़्यादा फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो पीस कीपिंग फोर्सेस का अगर हम डेटा देखें तो इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा जो है ये फर्स्ट नंबर पे है कंट्री जो है इंडोनेशिया, जिसने जो है इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द फोर्सेस, हमारा 903 सोल्जर्स जो है अभी जो है इसके यूनिफिल के अंदर काम कर रहे हैं। फंडिंग कैसे मिलती है? यूनाइटेड नेशन ये जो है क्या बोलते हैं कि अपना अब जो फोर्सेस इन लेबनन, यूएन इंटरिम फोर्सेस इन लेबनन, इनकी फंडिंग कैसे आती है? इनकी फंडिंग आती है एक सेपरेट अकाउंट जो कि अप्रूव्ड किया जाता है ऑन एनुअल बेसिस पे जनरल असेंबली, है ना। जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन की होती है वो एनुअली बेस पे जो है इनका एक सेपरेट अकाउंट जो है अप्रूव करती है, और एनुअली ये होता है। ये कहीं पे बाई एनुअली लिख सकता है, नहीं ये एनुअली होता है, ठीक। तो ये था जो है एक इंटरनेशनल बॉडी जो कि न्यूज में थी। तो मेरा काम था आप लोगों को जो है इन्फॉर्म करना, तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया, आप इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। थर्ड आते हैं जो कि एक टर्म्स है गैलेम्से, है ना। गैलेम्से GALAMSEY, ये एक कैन बी आस्क, मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे भी पूछा जा सकता है ऐसे कि दिस टर्म्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? तो इट इज़ नोन एज अनलाइसेंस्ड गोल्ड माइनिंग, है ना। लोकली इन घाना में जो है इसको जो है अनलाइसेंस्ड गोल्ड माइनिंग के रूप में जाना जाता है। इसको यहाँ पे गैलेम्से बोला गया है। अब देखते हैं, ये देखिए गैलेम्से जो है एक इलीगल साइट है इन द जो है ये पेरेस्टिया हुनी विलेज इन द म्यूनिसिपल डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न रीजन जो है घाना के वेस्टर्न रीजन में पड़ेगा, और ये अनलाइसेंस गोल्ड माइनिंग की जो ये प्रैक्टिस होती है इसको लोकली जो है हम गैलेम्से के नाम से जानते हैं। तो वर्ल्ड मैप में इसकी हम लोकेशन देखते हैं। तो वर्ल्ड मैप में आपको जो है ये यहाँ पे जो है
ये जो इक्वेटोरियल गुनिया जो लिखा हुआ है, इसी के ऊपर जो है घाना आपको नज़र आएगा। यहाँ पे घाना की लोकेशन है। यहाँ पे जो है इसके जो है क्या बोलते हैं कि घाना के जो है ईस्ट साइड में टोगो नाइजीरिया रहेगा, ये घाना के, और इधर जो है कोटे दी आइवरे, और ऊपर जो है बुर्किना फासो है, और नीचे जो है इनका गल्फ ऑफ गुनिया, क्योंकि इसका जो है रास्ता जो है ये इस कंट्री की जो है कोस्टल एरिया है गल्फ ऑफ गुनिया जो है, ठीक। तो नॉर्थ में बुर्किना फासो, उसके बाद जो है अपना ईस्टर्न साइड में टोगो नाइजीरिया, वेस्टर्न साइड में कोटे दी आइवरे, और साउथ जो है साइड खुलता है इसके कोस्टल इलाके, दैट इज गल्फ ऑफ गिनिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है घाना को लेके, और ये जो है आप याद कर लीजिएगा, घाना में गोल्ड पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो गोल्ड माइनिंग, जो इलीगली गोल्ड माइनिंग होती है उसको गैलेम्से के नाम से जानते हैं। ये एक प्रैक्टिस जो है यहाँ पे करी जाती है। फोर्थ टॉपिक था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी रिसेंट में क्या हुआ था कि महाराष्ट्र के अंदर, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, ये शरद पवार और अजीत पवार, इन दोनों लोग के बीच में लास्ट जो है कुछ टाइम से जो है इलेक्शन सिंबल को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। तो कि कौन जो है पार्टी का ओरिजिनल, ये पार्टी का ओरिजिनल सिंबल्स है, इस ओरिजिनल सिंबल को कौन रिटेन करेगा, और किसको जो है इलेक्शन कमीशन जो है एक नया सिंबल अलॉट करेगा। तो ये दोनों लोग का जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी पार्टी के अंदर जो है। तो अब इसमें इलेक्शन कमीशन जो है कैसे डिसाइड करता है सिंबल के बारे में, उसके प्रोविज़न को हम लोग समझेंगे कि कौन से ऑर्डर से ये गवर्न होता है और इसमें क्या प्रोसीजर्स हो। अब इसमें सिंबल अलॉट कैसे किए जाते हैं, सिंबल जो है अलॉट किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के एज पर द सिंबल ऑर्डर बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सा सिंबल ऑर्डर, 1968। इस 1968 सिंबल ऑर्डर के हिसाब से ही जो है पार्टीज को जो है सिंबल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जो भी नेशनल या स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी होगी, है ना, ये कंडीशन आप याद रख लीजिएगा। नेशनल और स्टेट की जो भी पार्टी है उनको रिकॉग्निशन के लिए जो है क्या क्या कंडीशंस है ना, कितनी सीट उनको अगर जीतनी पड़ेगी, और कितने राज्यों में जीतनी पड़ेगी, कितने स्टेट में उनका मेजॉरिटी रहेगी, या कितनी स्टेट के अंदर जो है उनकी सीटें रहेंगी, तब वो जाके नेशनल और स्टेट पार्टी बनने के लिए एलिजिबल है। वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पर मैं यहाँ पे क्या डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट को मैं जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो जो भी नेशनल या स्टेट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी रहेगी उनके पास, जानते हैं आप, उनका एक अपना रिजर्व सिंबल होता है, और वो उस रिजर्व सिंबल को किसी और कैंडिडेट या किसी और पार्टी को, किसी और कैंडिडेट को किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलाउ नहीं किया जाता है। लाइक जैसे कांग्रेस को लेके देखिए, कांग्रेस का जो है पाम वाला हाथ वाला जो है चुनाव निशान है, हाथ का पंजा। बीजेपी का कमल है। उसके बाद यूपी में अगर हम बात करें तो सपा का जो है, यूपी में अगर हम सपा साइकिल है। उसके बाद बसपा का जो है हमारा एलिफेंट है, हाथी। तो ये कुछ ऐसे पार्टीज हैं, ऐसे जो है जिनका सिंबल जो है ये रिकॉग्नाइज पार्टी है, जिनके सिंबल को जो है ईसीआई ने प्रोवाइड किया है, जो कि रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है सिंबल ऑर्डर 1968 की वजह से। ये दोनों नेशनल और स्टेट पॉलिटिक्स दोनों में अप्लाई होती है, जो रिकॉग्नाइज होती है। उसके बाद जो है डिसीजन ऑफ द कमीशन, जो ये कमीशन मतलब इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है। अगर कोई भी पार्टी रजिस्टर्ड है, पार्टी तो रजिस्टर्ड है लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड है। अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब उनके पर्टिकुलर जो जितना स्ट्रेंथ चाहिए होगा एमपी और एमएलए का, वो फुलफिल नहीं हो रहा होगा, तो पार्टी हैड बीन रजिस्टर्ड बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द ईसीआई। समझ आना। उनके केस में अगर उनके में पार्टी के अंदर सपोज दैट कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को जो है रिजॉल्व करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि या तो आप पहले भाई अपना इंटरनली आप अपना आपस में मामला देख लीजिए, या फिर जो है आप कोर्ट के पास अप्रोच करिए, क्योंकि ईसीआई नहीं जाएगा इनके पास, ठीक, ईसीआई नहीं आएगा। तो अब इसके बाद क्राइटेरिया क्या है, अगर मान लो एक सिंबल है, सिंबल का कोई केस है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे मान लो शरद पवार और इसके बाद अजीत पवार, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए क्राइटेरिया क्या है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था 1971 में, सादिक अली वर्सेस ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 टेस्ट फार्मूला दिया था, जिसके जो यही बेसिस बना सिंबल के केस को रिजॉल्व करने का, है ना। अब इसके बाद पहला क्या था कि टेस्ट ऑफ द एम्स प्लस ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हर पार्टी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसका एम्स होता है और उनका ऑब्जेक्टिव होता है, उनका टेस्ट। उसके बाद पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट। उसके बाद टेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी, मतलब कितना उनकी लेजिस्लेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल विंग्स में उनकी कितनी पार्टी की मेजॉरिटी है।
तो ये 3 कंडीशन के बिहाफ पे ईसीआई जो है क्या, ये कंडीशन पहले बना सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर यही फार्मूला बन गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास टेस्ट को जो है रिजॉल्व करने के लिए, जो भी केस है उस केस को जो है रिजॉल्व करने का एक फार्मूला बन गया। अब क्या हुआ था कि जब कभी भी इलेक्शन कमीशन कुड नॉट टेस्ट द ये स्ट्रेंथ ऑफ द राइवल ग्रुप बेस्ड ऑन सपोर्ट विद इन द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, देन इट फेल बैक ऑन टेस्टिंग द मेजॉरिटी ओनली एमंग इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्रक्स है। अगर जो है स्ट्रेंथ ऑफ द राइवल ग्रुप का टेस्ट नहीं हो पा रहा है बट बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑन द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो फिर क्या करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस पे जाता है कि भाई आपके कितनी पर्टिकुलर मेजॉरिटी है, कितनी सीटें हैं आपके पास जो है। लाइक जैसे मान लो शरद पवार एंड अजीत पवार दोनों की एग्जाम्पल्स लेते हैं, है ना। अब इन्होंने दोनों ने क्लेम किया कि भाई हमको ये जो है क्लॉक वाला सिंबल चाहिए। ईसीआई ने क्या किया कि भाई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन वाला फार्मूला फेल हो गया, है ना। तो अब इसके बाद इन्होंने ईसीआई को अप्रोच किया, ईसीआई ने बोला कि ठीक है, अब इनमें से जो जितना मेजॉरिटी लेके आएगा उसको जो वो सिंबल रिटेन हो जाएगा। तो अजीत पवार जो है गॉट सपोर्ट ऑफ 41 एमएलए आउट ऑफ 53 एमएलए, तो उनको जो है ये क्लॉक वाला सिंबल मिल गया और उनको क्लॉक सिंबल और इन्हीं को जो है ओरिजिनल माना गया कि ये ओरिजिनल जो है पार्टी के जो है रिकॉग्निशन है ना। अजीत पवार ग्रुप जो है वो मेन है इनका, ठीक। उसके बाद ईसीआई ने जो है क्या हुआ कि मैन ब्लोइंग तुरहा टू द शरद पवार, ये नया सिंबल जो है शरद पवार को एलोकेट हो गया। अब क्या ये रूल हमेशा से ऐसा चला रहा है? नहीं, बिफोर 1997 के पास जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज द पार्टी नॉट गेटिंग द सिंबल, ठीक। मतलब इलेक्शन कमीशन यूज टू रिकॉग्नाइज द पार्टी नॉट गेटिंग द सिंबल। अगर पार्टी ब्रेकवे कर लेती है सपोर्ट ऑफ द ये सफिशियंट एमपी और एमएलए एज पर द पार्टी क्राइटेरिया, फिर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने एक नया रूल जो है इंट्रोड्यूस किया अंडर विच जो स्प्लिंटर ग्रुप होंगे, जैसे मान लो शरद पवार थे, है ना, ऑफ द पार्टी अदर देन द ग्रुप, जो जिनको पार्टी का सिंबल मिल गया, है ना, लाइक एज अजीत पवार हैड टू रजिस्टर इटसेल्फ एज ए सेपरेट पार्टी। जैसे अजीत पवार शरद पवार, तो अजीत पवार को तो मिल गया, लेकिन अब बचे कौन, शरद पवार। अब शरद पवार को रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए सेपरेट पार्टी, है ना। आफ्टर शरद पवार, अब इसके बाद जो है शरद पवार का जो ग्रुप का नाम था वो बना शरद पवार पार्टी नेम NCP-SP, ये था, समझ आना कि 1997 के पहले इलेक्शन कमीशन क्या करती थी, खुद रिकॉग्नाइज करती थी और कि नॉट गेटिंग द सिंबल, उस पार्टी को जो कि सिंबल नहीं जो है क्या नाम से जिनको नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद जो है ब्रेकअवे पार्टी हैड द सपोर्ट ऑफ द सफिशिएंट एमपी और एमएलए, है ना, जिनके पास जो पार्टी ने ब्रेक कर ली। जैसे मान लो अजीत पवार ने ब्रेक कर लिया था, 41 उनके पास एमएलए हो गए थे आउट ऑफ 53, तो उनका जो सपोर्ट मिल गया। अब उसके बाद उसका क्या होगा भाई, जो दूसरी वाली पार्टी जो स्प्लिंटर थे तो उनको जो है ये मिल गया, यहाँ पे उनको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा और जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको ही नया सिंबल दे देगी। अब इसके बाद जो है वायनाड का जो है एक नया एक्स बैंड रडार के बारे में पढ़ते हैं। अभी एक नई टेक्नोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस होने वाली है, ये एक्स बैंड रडार, है ना। पहली बात तो हम रडार के बारे में जानते ही हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये आप जान लीजिएगा, इन रडार का फार्मूला है ये सॉरी हाँ, रडार का जो है ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके बाद ये एक डिवाइस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द माइक्रोवेव रीजन टू डिटेक्ट, ये क्या करती है बेसिकली रेडियो, ये लोकेशन को डिटेक्ट करती है, एल्टीट्यूड, इंटेंसिटी एंड मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मूवमेंट ऑफ द मूविंग एंड नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। इनके जो है क्या नाम से कि ये डिवाइस जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सहारे ये सारी चीज़ों का पता लगाती है। अब इसमें जो रेडियो में जो रडार है इनके बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, एक मैग्नेट्रॉन, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर, ठीक। इसमें मेन यह होता है, याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सहारे जो माइक्रोवेव रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है क्या करती है कि लोकेशन को डिटेक्ट करना, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, इंटेंसिटी और मूवमेंट ऑफ द मूविंग एंड नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट, इनका पता लगाती है। कौन? रडार। रडार का ये फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके, अब इसके बाद आपने एक डॉपलर इफेक्ट, आपने अगर आप साइंस बैकग्राउंड के बिलोंग रहे हो तो बिलोंग करते हो तो आपने डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा।
डॉपलर इफेक्ट का मतलब यही होता है कि अगर जैसे मान लो ये इमेज अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक सोर्स है और यहाँ पे मान लो एक ऑब्जर्वर है ना। तो मान लो ये ऑब्जर्वर मान लो सोर्स से जितना ज़्यादा आगे जा रहा है उतना ज़्यादा जो है जैसे पीछे वाले को छोड़ता जाएगा तो उसके साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उस वहाँ कम होगी, और जितना जो है ऑब्जर्वर के पास जाएगा उतना साउंड की फ्रीक्वेंसी उसके पास जाते जाते मतलब वहाँ पे अगर पहुँचेगा, क्लोज करेगा, अप्रोच करेगा वहाँ पे, तो वो साउंड की फ्रीक्वेंसी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, अब इसके बाद जो है यही यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द सोर्स एंड सिग्नल आर इन अ रिलेटिव मोशन, है ना, जो मैंने बोला कि वो एक दूसरे के पास जा रहे हैं, तो दैट कॉल्ड रिलेटिव मोशन टू ईच अदर, देयर इज ए चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर इफ दे आर मूविंग क्लोजर एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। अब इसमें रडार क्या करता है, रडार मैंने बोला 3 कंपोनेंट्स हैं, मैग्नेट्रॉन, ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, सिंबल को एमिट करता है, सिंबल को भेजता है, उसका ऑब्जेक्ट, उसका एम क्या रहता है, एक ऑब्जेक्ट जिसकी कैरेक्टरिस्टिक और सर्टेन, मतलब जिसको पता लगाना है। इन मीटरोलॉजी में जैसे मान लो उसको क्लाउड के बारे में पता लगाना है, तो उसने अपना सिग्नल को एमिट किया, और इसका अब ये क्या हुआ कि सिग्नल तो वहाँ से एमिट हुआ, ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को हिट करेगा, इको होगा, और ना इको होगा, फिर वापस आएगा। तो वापस आने के बाद जो है मैंने बोला कि 3 कंपोनेंट है, मैग्नेट्रॉन, ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो वापस आने के बाद रिसीवर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद हम उस पर्टिकुलर सिग्नल की इंटेंसिटी को मेजर करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि हम जो भी चीज़ें हमको पता लगानी है कि क्लाउड जो है कितना तेज़ी से मूव कर रहा है, कितनी हाइट है क्लाउड की जो है, उन चीज़ों के बारे में हम जो है रडार के थ्रू पता लगा सकते हैं। सपोज दैट आसमान में स्ट्रेटोस्फीयर में कोई एरोप्लेन है, एरोप्लेन को इसने क्या किया, हिट करने के बाद ये बाउंस बैक हो गई, और कौन रिसीव करेगा, ये रिसीवर जो है इसको रिसीव करेगा, और उसके बाद इसको हम ट्रैक करेंगे और एनालाइज करेंगे उसके पैटर्न को, है ना। जैसे मान लो ये रडार है, रडार से ये जो सिग्नल निकली और यहाँ पे क्लाउड है, क्लाउड से जाके हिट किया, हिट करने के बाद इको हुआ, इको होने के बाद जो है रिसीवर ने इसको रिसीव किया, रिसीव होने के बाद वापस से जो है हम उस पर्टिकुलर सिग्नल को ट्रैक डाउन करेंगे और हम पता लगाएंगे कि क्लाउड की हाइट कितनी, ये एल्टीट्यूड कितना है और क्लाउड किस इंटेंसिटी से मूव कर रहा है, इनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद जो है मेट्रोलॉजी में जो है जैसे डॉपलर इफेक्ट, मेट्रोलॉजी में अबाउट हाउ ए क्लाउड मैंने आपको बता दिया, ठीक, कितना फास्टली मूव कर रहा है और कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मेजर्ड किया जाता है डॉपलर रडार के द्वारा। एक पल्स रडार है, पल्स रडार क्या करता है, इट कैन मेजर द इंटेंसिटी लाइक एज रेनफॉल, सेम कहानी, ठीक, लेकिन कैसे, वही फिर रेडिएशन को एमिट करेगा इन पल्स के फॉर्म में, है ना, पल्सेस के फॉर्म में रेडिएशन एमिट होगी और ट्रैकिंग किया जाएगा कि हाउ ऑफन दे आर रिफ्लेक्टेड टू द रिसीवर, है ना, रिसीवर पे कितनी तेज़ी से वो रिफ्लेक्ट हो रही है बाउंस बैक होने के बाद जो है। फिर हम समझेंगे कि अच्छा ये पल्स रडार जो है वो हमको पता लगाएगा कि रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी है। जो स्मॉलर वेवलेंथ होती है ना, जो ये वेव है इनकी जो स्मॉलर वेवलेंथ है वो अलाउ करती है रडार को कि टू प्रोड्यूस द इमेज ऑफ द हाई रेजोल्यूशन, ठीक, ये याद रख लेना। अब वायनाड में क्या था, वायनाड में हम एक्स बैंड रडार लगा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा कि इट विल एबल टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स सच एज सॉयल, है ना, जो अभी रिसेंट में लैंडस्लाइड हुई थी जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई थी। तो हम क्या पता लगाना चाह रहे हैं कि वो सॉयल का मूवमेंट के बारे में, तो उसमें कौन सा हेल्प करेगा, एक्स बैंड रडार, हेल्प इन टू इन्फॉर्म अबाउट लैंडस्लाइड। आप इसको GS1 ज्योग्राफी में के अंदर जो है कोट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी में, और यहाँ पे GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक में कि हम लैंडस्लाइड को रोकने के लिए कौन कौन से टेक्नोलॉजी का हम जो है आज के टाइम में यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको कोट कर सकते हैं। इंडिया ऑल्सो यूज एस बैंड रडार भी हम यूज करते हैं फॉर लॉन्ग रेंज डिटेक्शन, ठीक, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन के लिए हम एस बैंड रडार यूज करते हैं। प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि पहला एस बैंड रडार कहाँ पे यूज किया था, जो कि साइक्लोन डिटेक्शन रडार है, इस्टेब्लिश इन 1970 में इस्टेब्लिश किया था विशाखापट्टनम में। याद रखना, पहला एस बैंड साइक्लोन डिटेक्शन जो ये रडार है 1970 में इस्टेब्लिश किया गया था विशाखापट्टनम में। फर्स्ट लोकली मेड वेरिएंट वाज कमीशनड इन द मुंबई 1980 में, पहला हमारा लोकल मेड वेरिएंट था जो कि 1980 में कमीशन हुआ। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एक स्कीम चलाती है मिशन मौसम, ठीक, उसमें हम क्या करते हैं, ये आप इसके अंदर जो है क्या नाम से GS3 के अंदर आप इसको कोट करते हैं, इसमें क्या बोलते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट में आप कोट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि टू अपग्रेड, ये क्या, मेट्रोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, है ना, हमें अपग्रेड करना है।
उसके बाद 60 मीटरोलॉजिकल रडार 2026 हमारा टारगेट है, हम जो है हमको इंस्टॉल करना है। 56 एडिशनल डॉपलर रडार जो है हमें कुछ और सालों में, आने वाले सालों में हमें जो है वो भी इस्टेब्लिश करना है, ये हमें सेटअप करना है। फिर इसके बाद निसार, आप लोगों ने साइंस एंड टेक के अंदर पढ़ा होगा, निसार का मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये क्या करेगा, ये रडार इमेजिंग को जो है यूज करेगा। क्यों करना है यूज इनका करना है ये कि हाई रिजोल्यूशन मैप ऑफ द अर्थ लैंड मासेस, है ना। उसके जो है जो भी रडार जो इमेज प्रोड्यूस करेगा उसके थ्रू हम जो है क्या करेंगे, उस लैंड मास से, अर्थ के लैंड मास से का हमें हाई रिजोल्यूशन इमेज चाहिए, मैप चाहिए, जिसकी वजह से हम ये पता लगा सके ताकि कितना जो है हमारा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। उसके बाद जो है हम वेदर फोरकास्टिंग के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा निसार इसमें हम जो है हेल्प करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं ड्रैगन ड्रोन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है आप समझ लिया कि ड्रैगन ड्रोन क्या है। ये एक सब्सटेंस रिलीज करता है, ये अभी रशिया यूक्रेन वॉर में अभी फिलहाल यूज किया जा रहा है। ये काफ़ी ट्रेडिशनल ड्रोन है ड्रैगन ड्रोन। अब इसमें ड्रैगन ड्रोन में जो भी सब्सटेंस रिलीज होता है वो सब्सटेंस क्या है, ये है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड। पहली बार इसको, वही मैंने बताया, ये रशिया यूक्रेन ट्रेडिशनल वॉर में पहली बार इसको जो है डिप्लॉयड किया गया। थर्माइट, अब हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर इसमें जो सब्सटेंस जो रिलीज होता है थर्माइट, वो थर्माइट है क्या भाई। थर्माइट है, इसमें एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड दोनों का ये मिक्सचर होता है। और ये क्या करता है, सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन है, लाइक जैसे वो न्यूक्लियर रिएक्शन वाले। फिर ये क्वाइट डिफिकल्ट होता है टू एक्सटिंग्विश, मतलब इसको रोकना। कैन बर्न ओनली थिंग्स फ्रॉम क्लॉथेस टू ट्री, किसी को भी बर्न कर सकता है, एनीथिंग, है ना। कैन बर्न एनीथिंग फ्रॉम क्लॉथेस टू ट्री एंड कैन बर्न अंडर वाटर, है ना। नॉट प्रोहिबिटेड अंडर इंटरनेशनल लॉ, कि इसके अंडर भी प्रोहिबिटेड नहीं है। क्यों, क्योंकि जो है हम जानते हैं कि जो इंसेंडियरी वेपन्स होते हैं, जो जिसके फायर, जिसके बर्निंग वाले वेपन्स होते हैं अगेंस्ट सिविलियन टारगेट, अगर आप उसको यूज करेंगे तो वो ये बैन है। कौन सा नियम के तहत, कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन, ये एक इंटरनेशनली जो है रूल्स है, उनके अंदर कन्वेंशन है, उसके अंदर ये चीज़ें बैन है। तो ये आज के बारे में, जो आज का करंट अफेयर्स का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। आई होप ये आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा और आप मेरे साथ जुड़ते रहिए। इसकी पीडीएफ जो है मेरे अपने टेलीग्राम चैनल यूपीएससी फीड पे मिलेंगे, मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और आप मेरे साथ वहाँ इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। मैं आपकी बहुत तैयारी में बहुत हेल्प करने वाला हूँ। अभी प्रीलिम्स एग्जाम भी अप्रोच कर रहा है, तो मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी वीडियो आपके सामने लेके आने की कोशिश करूँगा, ताकि जिससे आपकी तैयारी बहुत स्मूथ चले। और कोई भी डाउट हो आप मेरे को जो है मैसेज कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पे, मैं आपकी क्वेरीज को जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक, थैंक यू एवरीवन, एंड आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।